जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम जियोग्राफी फाउंडेशन बैच हर एग्ज़ाम के लिए एसएससी हो चाहे जो एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो चाहे जो हो, सब में मतलब कि फाउंडेशन बैच बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं भी एसएससी की तैयारी करता हूँ और फाउंडेशन बैच किसी संस्था से लिया हूँ, तो सेम कंटेंट जो हमें मिलता है हम तो पैसे से लिए हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देंगे। जियोग्राफी कोशिश करूँगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ दे दूँ। अब कोशिश तो यही रहेगी कि सब कुछ मिले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फिर आइए देखते हैं हम जियोग्राफी, बाद में पूरी चर्चाएं होंगी कौन कौन क्लास कब स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ भूगोल यानी कि जियोग्राफी, ये जो भूगोल है, जियोग्राफी जियोड मतलब कि जियोग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष की उत्पत्ति, तो मतलब कि अंतरिक्ष उत्पत्ति में पहले पृथ्वी को थोड़ा सा जान लेते हैं कि पृथ्वी जो है जियोड है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। जैसे पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जियोड है, ऊबड़ खाबड़ है। हिमालय पर्वत कहीं कहीं बैठा दिख जाएगा, प्रशांत महासागर बैठा दिख जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, कहीं जंगल मिलेगा। तो आप ये इतना देखकर समझ सकते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। अब आप अपना चेहरा ही देख लें, गोल है, ऊबड़ खाबड़ है भाई। ये सब हो गया कि पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ है, पृथ्वी गोल नहीं है। एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में हम अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे। एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं, न कि कॉस्मे मतलब कि एक कॉस्मेटिक होता है ना, ब्यूटी पार्लर वाला कॉस्मेटिक, वो नहीं, कॉस्मोलॉजी, रशियन भाषा में इसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो पृथ्वी जियोड है, गोल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। और जियोड है, उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत कहीं कहीं उठा देख लीजिए, प्रशांत महासागर बैठा है, जंगल पहाड़ देख लीजिए। तो ये सब जो है, इन्हीं सब से पता चल रहा है कि हमारा पृथ्वी जो है जियोड है, ऊबड़ खाबड़ है। फिर आगे हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल, इसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष में जो भी दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष में जो भी दिखाई पड़ता है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो अंतरिक्ष में दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, मतलब कि समस्त आकाशीय पिंड को सॉरी जो भी दिखाई पड़ रहा है हमें, वो अंतरिक्ष में उसका अध्ययन करेंगे। तो यानी कि हम काहे का अध्ययन करेंगे, आकाशीय पिंड मतलब कि दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं, यानी कि हम सब तारा का अध्ययन करने चल रहे हैं इसमें। तो आइए हम सब देखते हैं तारा से पहले ये देख लेते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के बाद जियोलॉजी देखेंगे, फिर ट्रोपोलॉजी देखेंगे, टोपोग्राफी देखेंगे, फिर वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर इंडियन जियोग्राफी। ये तो जियोग्राफी का मेन पार्ट है। क्लाइमेटोलॉजी वगैरह इंडियन जियोग्राफी में हम सब देख लेंगे। तो हम आज एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमी में हम सब अंतरिक्ष का अध्ययन करेंगे। तो अंतरिक्ष में जो दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को तारा कहते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे इसमें। तो फिर हम तारे के बारे में देखते हैं। तारा मतलब कि तारा डायरेक्टली तारा नहीं होता है, तारा की उत्पत्ति देखते हैं, तारा कैसे बनता है। तो पहले वो विरल गैस का गोला होता है, ये दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से विरल गैस का गोला होता है, विरल गैस, ये विरल गैस का गोला होता है। जब इस विरल गैस का गोला होता है, ये मतलब कि बादलों के समान दूर दूर भटके रहते हैं इसमें। फिर यही जब विरल गैस का गोला केंद्रित होता है तो फिर बनता है नेब्यूला यानी कि निहारिका। तो इसमें पास आ जाते हैं, तो ये बना नेब्यूला यानी कि निहारिका। और विरल गैस का गोला, जब विरल गैस का गोला जो हुआ केंद्रित हुआ,
तो वो क्या बन गया, निहारिका। मतलब कि ये बादलों की तरह दूर दूर था। अब जब विरल गैस का गोला केंद्रित हुआ तो निहारिका बना। अब ये निहारिका जो है, निहारिका में संलयन होगा। निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जिससे ये तारे का रूप ले लेगा। तो फिर ये तारा बन जाएगा। संलयन की प्रक्रिया से ये तारा बन जाएगा। इसमें संलयन की प्रक्रिया हुई किसमें, निहारिका में, नेब्यूला में। नेब्यूला में संलयन की प्रक्रिया हुई। फिर जब इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो गया तो ये तारा बन गया। तो तारे में देखते हैं क्या क्या होता है। तारा में पहला काम, तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ये बात, तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा जो होता है, तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा और वेल तारा देख लिए। अब इसमें प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा के पास खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तारा के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो तारा होता है ना, तारा के पास खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। पृथ्वी तारा नहीं है, इसके पास अपना ऊष्मा है नहीं है, न ऊष्मा है न प्रकाश है। और चांद के पास भी न ऊष्मा है न प्रकाश है। तो तारा के पास अपना ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य जो तारा है उसके पास अपना ऊष्मा है और प्रकाश है। तारा 100 गुणित 100 अरब तारा होता है। तो आज तक कोई किसी ने गिना नहीं, बस एक अनुमान पर बताया गया है कि इतना तारे होते हैं। तो तारा हो गया। अब ये तारा जो है, तारों का रंग, मतलब कि तारों का रंग जो होता है कैसे निर्धारित किया जाता है, तो तारों का रंग उनके पृष्ठ ताप पर निर्धारित होता है। तारों का जो रंग होता है, यहाँ देखिए रंग किसका, तारों का रंग जो होता है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। पृष्ठ ताप, तो तारे का जो रंग होता है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। लाल होता है, तारे का रंग लाल होता है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है, नीला होता है। तो तारा जब लाल होता है ना, लाल तारा युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था, युवा अवस्था में इसका टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सफ़ेद होता है ये मध्य अवस्था होता है, या प्रौढ़ अवस्था मान लीजिए। इसका टेम्परेचर कम से कम 15000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो नीला तारा होता है ये वृद्ध अवस्था में होता है। तो इसका जो सॉरी यार, पूरा गड़बड़ हो गया। ये जो नीला तारा होता है ना, ये युवा अवस्था होता है, ज़्यादा चमकता है। नीला तारा ज़्यादा चमकता है, ये युवा अवस्था होता है। युवा अवस्था, इसका टेम्परेचर जो होता है ना कई लाख डिग्री होता है, लाखों डिग्री सेल्सियस होता है, लाख डिग्री सेल्सियस भाई। और ये है सफ़ेद, जो सफ़ेद है ये मध्य अवस्था या प्रौढ़ अवस्था है। और जो लाल है ना ये वृद्ध अवस्था है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारों में संलयन होता है, तारा में संलयन होता है। अब संलयन काहे का होता है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारा में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारों में 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और तारा के पास खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो सूर्य सबसे करीबी तारा अपना सूर्य है। वैसे तो कई तारे हैं,
लेकिन सबसे करीबी तारा सूर्य है। अब तारा बनने से पहले क्या था? निहारिका। निहारिका से पहले विरल गैस का गोला था। विरल गैस की गोला जब विरल गैस का गोला केंद्रित हुआ तो केंद्रित होकर वो निहारिका बना। निहारिका में फिर संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसमें जो संलयन हुआ हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ। जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ तो वो तारे का रूप ले लिया। तो तारे में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। कम से कम तारा का तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जैसे लोहे को पिघलाकर पानी बनाया जाता है उसी तरह ये इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है तारे का। तारा के पास अपना ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। इसमें संलयन होता है। तो यहाँ तक तारा देख लिए। अब थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, कुछ डिलीट कर देता हूँ। हमारा जो वाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा वीडियो बंद कर के उसको डिलीट किया, वरना टाइम लगता भाई, बड़ा हो जाता वीडियो। तो तारा जो था कैसे बना था बता दिया। पहले क्या था? विरल गैस का गोला। उसका विरल गैस का गोला जो हुआ केंद्रित होकर फिर बना निहारिका। निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जिसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हुआ तो तारा बन गया। तारा बना। तारा किसे कहते हैं? तारा जिसके बाद खुद का ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहते हैं। तारा में संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे का कम से कम टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे करीबी तारा हमारा सूर्य है, जिसे आप सबका करीबी इंसान होता है। तो अपना अपना नाम रखते हैं ना, बाबू सोना, उसी तरह से उसका नाम सूर्य है। ये 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। ऊष्मा तथा प्रकाश जिसके पास हो अपना तारा कहलाता है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। अब देखते हैं तारा। अब जब तारा के बाद तारा क्या बनता है? मतलब कि तारा जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या बनता है? तो जब तारा का ईंधन खत्म होगा तो लाल दानव का रूप लेगा। लाल दानव। जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव कैसे बनता है? लाल दानव जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। अब लाल दानव जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। अब जब लाल दानव का रूप लेगा तो लाल दानव के बाद तो क्या बनता है? लाल दानव के बाद श्वेत वामन बनता है। श्वेत वामन। भाई तारा धीरे चाहे जो हो उसमें उसका ख़त्म ही होगा। तो तारा का उसमें समाप्त होगा जब तो लाल दानव का रूप लेगा। और लाल दानव आकार में बढ़ते जाता है। लाल दानव का आकार बढ़ता जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लाल दानव फिर श्वेत वामन का रूप लेता है। अब श्वेत वामन के बाद ये श्वेत वामन काला वामन का रूप ले लेता है। श्वेत वामन जो है काला वामन का रूप ले लेता है। तो लाल दानव का आकार बढ़ता है। फिर तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है। फिर तारा लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का आकार बढ़ता है। फिर लाल दानव श्वेत वामन का रूप लेता है। फिर श्वेत वामन काला वामन का रूप ले लेता है। श्वेत वामन में मतलब कि अब तारों का चमकना कम हो जाता है। भाई यहाँ से ईंधन समाप्त होना शुरू हुआ तभी तो लाल दानव बना। अब लाल दानव से जब कम चमकना होगा तो श्वेत वामन का रूप ले लेगा। और श्वेत वामन में बहुत हल्का चमकेगा, इसमें नहीं चमकेगा। काला वामन में नहीं चमकता है। तो तारों का अंत काला वामन के रूप में हो जाता है। तो जो बड़ा तारा होता मतलब कि अब ये देखिए एक और ये तो मतलब कि लाल दानव जो बना था वो तो तारा का बना था, लेकिन इसमें जो छोटा तारा था वो श्वेत वामन का रूप ले लिया। फिर श्वेत वामन के बाद काला वामन का रूप ले लिया। तो फिर जो बड़ा तारा था वो अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा इसे सुपरनोवा भी कहते हैं। सुपरनोवा अंग्रेजी में कहते हैं। अभिनव तारा इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। इसे विस्फोटक तारा कहते हैं अभिनव तारा को। फिर अभिनव तारा में जब विस्फोट होगा तो
न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। फिर न्यूट्रॉन तारा के बाद न्यूट्रॉन तारा में जब विस्फोट होगा तो पल्सर का रूप ले लेगा, पल्सर फिर क्वेसर का रूप ले लेगा, क्वेसन होता, फिर क्वेसन का रूप ले लेगा। पल्सर मतलब कि अभिनव तारा, मतलब कि लाल दानव जो था, मतलब तारों का जब ईंधन समाप्त हुआ तो लाल दानव का रूप लिया। अब लाल दानव लाल दानव में जो छोटे तारे थे वे श्वेत वामन का रूप ले लेंगे। श्वेत वामन के बाद जब एनर्जी एकदम से ख़त्म, उसमें एकदम से मतलब ईंधन एकदम से ख़त्म हो जाएगा फ्यूल, तो फिर वो काला वामन का रूप ले लेगा। अब काला वामन का रूप लेगा तो वो चमकना छोड़ देगा, तब नहीं चमकेगा तारा। अपना सूर्य अभी चमक रहा है, जब वो लाल दानव का रूप लेगा ना तो अपने चारों ओर के ग्रहों को नष्ट कर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तारा लाल दानव बना। लाल दानव के बाद छोटे तारे जो थे वे श्वेत वामन का रूप ले लिए। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वो काला वामन का रूप ले लेता है। अब लाल दानव में जो बड़े तारे थे वो अभिनव तारा का रूप ले लिए। अभिनव तारा को अंग्रेजी में सुपरनोवा कहते हैं और इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। अब अभिनव तारा में जब विस्फोट होगा, अभिनव तारा में जब विस्फोट होगा तो न्यूट्रॉन का रूप लेगा। न्यूट्रॉन में जब विस्फोट होगा पल्सर और क्वेसन बनेगा। तो पल्सर और क्वेसन, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन के बाद जब न्यूट्रॉन का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, साइज छोटा, मतलब साइज इसका एक छोटा होता है न्यूट्रॉन का। इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन तारा का। तो न्यूट्रॉन तारा में जब न्यूट्रॉन तारा भाई ईंधन जब ख़त्म होते चले जाएगा तो इसमें सिकुड़न शुरू होगा। जब न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो ये ब्लैक होल का रूप ले लेगा। ब्लैक होल, ब्लैक होल के हिंदी में कृष्ण वेवर कहते हैं। तो ये ब्लैक होल का रूप लिया। फिर ब्लैक होल का भाई चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है, चुंबकीय क्षमता, ब्लैक होल का चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है। और फिर ये जब चुंबकीय क्षमता इसका ज़्यादा होता है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, ये आकार में बहुत ज़्यादा छोटा आकार में, मतलब कि किसी इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा इसका घनत्व हो जाता है। जैसे किसी बड़े प्लेट को लीजिएगा आप, लोहे के प्लेट को, फिर उसको सिकोड़ कर एकदम पीट पाट कर उसको इतना बड़ा बनाइएगा तो भाई घनत्व तो उसका ज़्यादा होगा ना, वज़न में वो ज़्यादा हो जाएगा और दिखाई देगा छोटा सा। एक मिनट, तो फिर इसका वज़न जो होगा, ब्लैक होल का वज़न ज़्यादा घनत्व तो ज़्यादा होता है। इसका जो घनत्व तो होता है, एक चम्मच अगर यदि ब्लैक होल ले, एक चम्मच ब्लैक होल जो होगा 10 हाथियों के बराबर होगा। एक चम्मच, तो समझिए एक लड्डू बन गया तो ब्लैक होल का कितना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा होगा शादी विवाह में इसका परछावन करवा दिया जाए दूल्हे के ऊपर, खेल समाप्त हो जाए वहीं से। और ब्लैक होल एक चम्मच, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। एक चम्मच ब्लैक होल 10 हाथियों के बराबर होता है। इसमें चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है। और जो पल्सर होता है ये चमकता है, पल्सर चमकता है, पल्सर जो है चमकता है। क्वेसर का चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है, क्वेसर में चुंबकीय क्षमता होता है, चुंबकीय क्षमता होता है। फिर जब इसका ब्लैक होल का जो चुंबकीय क्षमता है, जब ब्लैक होल का चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है तो फिर वह काला वामन और श्वेत वामन को अपनी ओर खींच लेता है। कौन? ब्लैक वामन श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेता है। फिर यानी कि सारे तारों का अंत जो होता है वो ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। तो अब देखते हैं, यह बताया था ना कि लाल दानव में जो छोटा तारा होगा वो श्वेत वामन का रूप लेगा और लाल दानव में जो बड़ा तारा होगा वो अभिनव तारा का रूप लेगा। तो मतलब ये जो मतलब लाल छोटा बड़ा है किस आधार पर है, तो चंद्रशेखर सीमा, एस चंद्रशेखर ने
एक वो दिया है कि सूर्य मतलब छोड़िए एस चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर सीमा है। चंद्रशेखर सीमा क्या है 1.44। ये उन्होंने एक औसतन मान दिया कि इससे जो छोटा होगा, उन्होंने इसे सूर्य का 1.5 गुना द्रव्यमान माना है। मतलब कि ये सूर्य का 1.5 गुना द्रव्यमान है। तो जो सूर्य के 1.5 गुना द्रव्यमान से छोटा होगा वो श्वेत वामन का रूप लेगा, और जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज़्यादा होगा वो अभिनव तारा का रूप लेगा। यानी कि श्वेत वामन जो बना, श्वेत वामन 1.44 होगा। अब ये 1.44 से ज़्यादा होगा या इसका 3 गुना होगा, मतलब 1.44 गुना से ज़्यादा होगा। सूर्य का द्रव्यमान जो है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना है। तो जो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना से कम होगा वो श्वेत वामन का रूप ले लेगा। यानी कि हमारा सूर्य भी श्वेत वामन का ही रूप लेगा, क्योंकि 1.5 गुना सूर्य का द्रव्यमान बता रहा है। हमारा 1.5 गुना द्रव्यमान से हम कम है ना, हमारे 1.5 गुना द्रव्यमान से हम कम हैं। यानी कि सूर्य अपने 1.5 गुना द्रव्यमान से कम है, वो भी श्वेत वामन का रूप लेगा, और फिर उसके बाद वो काला वामन का रूप लेगा। लेकिन बहुत समय लगेगा, तब तक हम सब नहीं रहेंगे। फिर यहाँ जो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से ज़्यादा या 3 गुना से ज़्यादा होगा वो अभिनव तारा का रूप लेगा। तो यही मान है सूर्य का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम जो होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो श्वेत वामन का रूप लेगा, या जो छोटा होगा श्वेत वामन का रूप लेगा। और सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से जो बड़ा होगा वो अभिनव तारा का रूप लेगा। अब अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। इसके विस्फोट से न्यूट्रॉन तारा बनता है। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व तो ज़्यादा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, फिर ये सिकुड़ना शुरू करता है न्यूट्रॉन तारा, और खूब ज़्यादा सिकुड़ कर ब्लैक होल का रूप ले लेता है। फिर ये ब्लैक होल में चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है, इसका घनत्व तो ज़्यादा होता है, ये ठोस बहुत ज़्यादा होता है, ये प्रकाश को भी अपने पार नहीं होने देता है, इतना ज़्यादा घनत्व इसका होता है। तो फिर ये मतलब बता दें ना, इसका एक चम्मच वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होने के कारण इस श्वेत वामन काला वामन को कभी कभी का हिस्सा ही रहता है। काला वामन को खासकर, श्वेत वामन तो थोड़ा थोड़ा चमकता है, लेकिन काला वामन श्वेत वामन को अपनी ओर खींच लेता है। कौन? ब्लैक होल। और चंद्रशेखर सीमा है 1.44 गुना। सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से जो छोटा होगा वो श्वेत वामन, जो बड़ा होगा वो अभिनव तारा। यानी कि अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। और आपको बता ही दिया, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है, और विरल गैस का गोला होता है। जब वो विरल गैस का गोला केंद्रित होता है तो फिर वो काहे का रूप लेता है? निहारिका यानी कि नेब्यूला का रूप ले लेता है। फिर जब नेब्यूला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाता है, तो तारे का रूप ले लेता है। तारा में संलयन होता है, तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तारों पर मतलब कि तारा जो है बहुत ज़्यादा तारे पर हीट होता है। तारा मंडल पर हीट बहुत ज़्यादा होता है। तारों का तापमान देख रहे हैं ना, 6000 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट है। अब इसका रंग देखते थे, तो जो तारों का रंग है वो उसके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। तो लाल हुआ तो 6000 डिग्री सेल्सियस, यही सफ़ेद हुआ तो 10 से 20,000 डिग्री सेल्सियस। तारा नीला चमकेगा तो भाई ज़्यादा चमकेगा, तो इसमें लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। हो गया इतना, आगे देखते हैं इसके बाद। अब हम आपको पीडीएफ में से देखकर कुछ बोल देते हैं, इतना तो समझा दिया जो भी था। अब देखिए, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ नहीं दे सकता। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोलिकी कहलाता है। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है,
देखिए ब्रह्मांड, यूनिवर्स, दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की होती है। अब तारा देखिए, तारे का डिफिनीशन छोटा सा है। स्टार, ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊर्जा तथा ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपना ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल, अब पॉइंट बना कर लिखिएगा, तारों का जीवन काल जो होता है लंबा होता है, अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। जैसा कि बताया, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। मैंने स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दिया। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, बताया था ना, विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका या नेब्यूला कहते हैं। इन नेब्यूला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तो वह तारे का रूप ले लेता है। बताया था कि जब मतलब विरल गैस का गोला होगा, वो केंद्रित होकर पास पास आ जाएंगे तो काहे का रूप लेगा, निहारिका का। तो निहारिका में फिर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा। संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो तारे का रूप ले लेगा। तो यही सब लिखा रहा हूँ। अब लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। यहाँ तक हो गया ना। विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं, घने बादलों के समान छा जाते हैं, जिन्हें निहारिका कहते हैं या नेब्यूला। जब इन नेब्यूला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है तो वह तारों का रूप ले लेता है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। पॉइंट बना कर लिखिएगा, तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है, तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। अब पूछ सकता है कि तारा किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था कि प्लाज्मा अवस्था। तो आप क्या मार देंगे भाई? अब ये देखकर मत मार दीजिएगा कि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है, यानी कि गैस का गैस में हो रहा है, गैस अवस्था। भैया नहीं, तारा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। एसएससी वगैरह में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तारा जो होता है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। तो कहाँ तक हो गया? तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होते रहता है। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अब अगला लिखिए पॉइंट, तारों का रंग उनके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके पृष्ठताप पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए, नीला व सफ़ेद रंग युवावस्था यानी कि उच्च तापमान होता है। नीला व सफ़ेद रंग उच्च तापमान पर युवा अवस्था होता है। नारंगी रंग प्रौढ़ होता है, मध्य तापमान। लाल रंग जो होता है वो वृद्धावस्था में हो जाता है। इसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस यानी कि निम्न ताप होता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए, बताया था तारों का द्रव्यमान, मतलब कि तारों का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। आप लिखिए, हेडिंग डालिए, लाल दानव, रेड जायंट। लाल दानव को रेड जायंट कहते हैं। REDGIANT, लाल दानव, रेड जायंट, REDGIANT, जायंट, लाल दानव। अब लिखिए, जब तारा यानी कि सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। क्या बताया? जब तारों का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। अब लिखिए, जब तारा यानी कि सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह तारों का रूप ले लेता है। नहीं, सॉरी, लाल दानव का रूप ले लेता है। जब तारा या सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। लाल दानव का आकार जो होता है बड़ा होने लगता है। अब लिखिए इसी में केस फर्स्ट, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा होता है तो वह श्वेत वामन का रूप लेगा। केस 1 में क्या लिखें? यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा होता है तो वह श्वेत वामन का रूप ले लेता है। अब श्वेत वामन हेडिंग डालिए पॉइंट में, श्वेत वामन, वाइट ड्वार्फ, WHITE
नहीं WHITE वाइट, WHITE वाइट हो गया। अब ड्वार्फ लिखिए उसी में, उस स्पेस देकर लिखिएगा DWARF ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन। DWARF ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ लिखिए। इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं। लिखिए, इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा अंतिम रूप में श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। ये हो गया। अब आप लिखिए काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ, हेडिंग डालिए ब्लैक ड्वार्फ। अब लिखिए श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। अब वो तो समझा दिया था, बिरल गैस का गोला होगा, फिर निहारिका होगा, फिर तारे का रूप लेगा, तारा में संलयन होगा हाइड्रोजन का हीलियम में, फिर प्लाज्मा अवस्था में तारा रहता है। तारा लाल दानों का रूप लेगा कब, जब ईंधन की समाप्ति होगी तो लाल दानों का रूप लेगा। फिर लाल दानों में छोटे तारे श्वेत वामन का रूप लेंगे। फिर श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देगा तो काला वामन का रूप ले लेगा। अब यही लाल दानों में बड़े तारे जो होंगे अभिनव तारा का रूप लेंगे। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉन, इसके विस्फोट से, अभिनव तारा के विस्फोट से न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा में यदि सिकुड़न हुआ तो ब्लैक होल बन जाएगा। पहले तो न्यूट्रॉन तारा में जब विस्फोट होगा तो पल्सर बनेगा, क्वेजन बनेगा। तो पल्सर चमकता है, पल्सर जो होता है चमकीला होता है, और क्वेजर चुंबकीय क्षमता, इसमें चुंबकीय क्षमता होती है। और जब न्यूट्रॉन सिकुड़ता है तो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल के बारे में, ब्लैक होल का चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है, इसमें घनत्व ज़्यादा होता है, ये आकार में छोटा होता है। न्यूट्रॉन आकार का बड़ा होता है लेकिन सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तो उसी का जो छोटा है वही ब्लैक होल हो जाता है। ये प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। 1 चम्मच ब्लैक होल 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। तो कहाँ तक बता दिए थे, ये हुआ आपका, हम कहाँ तक लिखा है सॉरी देखते हैं। काला वामन हो गया, ये समझा दिए। अब लिखिए केस 2, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज़्यादा है तो वह अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा का रूप लेगा, ये हो गया। अब अभिनव तारा हेडिंग डालिए। अभिनव तारा हेडिंग डालिए सुपरनोवा। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है। इसमें ना कार्बन जैसे हल्के पदार्थों का लोहे जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तन होता है, इसी कारण ये विस्फोट कर जाता है। तो लिखिए, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थों का लोहे जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। कौन? अभिनव तारा। अतः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। अब फिर अगला लिखिए, विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन का रूप लेता है। विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन का रूप लेता है। विस्फोट के बाद कौन न्यूट्रॉन का रूप लेता है? अभिनव तारा। अब न्यूट्रॉन तारा के बारे में लिखिए, हेडिंग डालिए न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व तो उच्च हो जाता है और आकार छोटा होता है। नहीं यार, आकार इसका बड़ा होता है। इसमें सॉरी PDF थोड़ा गलत हो चुका होगा। तो न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च होता है, इसका आकार बड़ा होता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। अब पॉइंट बनाकर ये लिखिए, पल्सर हिंदी में लिख लीजिएगा पल्सर। यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती हैं। किससे? पल्सर से यह तारा चमकता तथा बुझता रहता है। इससे उच्च मात्रा में या अधिक मात्रा में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती रहती हैं। यह तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। कौन? पल्सर
यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। कौन? पल्सर। अब लिखिए क्वेसर। क्वेसर ये तारों का लगभग अंतिम अवस्था होता है। कौन? क्वेसर। ये तारों का लगभग अंतिम अवस्था होता है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ये हो गया। अब हेडिंग डालिए ब्लैक होल। ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर। ब्लैक होल इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। कौन? इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। चंद्रशेखर सीमा जो दिए थे एस चंद्रशेखर, वही ब्लैक होल का खोज किए थे। तो कृष्ण वेवर की खोज कौन किया? चंद्रशेखर। इसका डिफिनीशन हो गया ना। इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान के से 3 गुना बड़ा होता है वही तारा ब्लैक होल बनता है। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना सॉरी, यहाँ मैंने 3 गुना बता दिया था, गलत था भाई, इसके लिए माफ़ी। जो तारा सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना बड़ा होता है वही अक्सर ब्लैक होल बनता है। बनते तो सब तारा हैं लेकिन ज़्यादातर वही बनते हैं ब्लैक होल। तो ये हो गया ब्लैक होल। अब लिखिए चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, या इसी को 1.4, ये मतलब ये उन्होंने क्या दिया है 1.44, लेकिन अब याद करने के लिए नॉर्मल 1.5 याद कर लिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लिखा दे रहे हैं चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना, यानी कि या उसी को ब्रैकेट में लिखेगा 1.44 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। बात सही है। लाल दानों के बाद जो अब तारों का जो वो हुआ बंटवारा चंद्रशेखर सीमा के ही आधार पर हुआ ना, कि जो 1.44 गुना से छोटा होगा वो श्वेतवामन बन जाएगा, 1.44 गुना से जो बड़ा होगा वो अभिनव तारा बन जाएगा। यही बात हुआ भाई यहाँ। अब ब्लैक होल तक तो हम आपको समझा दिए, चंद्रशेखर सीमा भी समझा दिए हैं। लाल दानव का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, ये भी बात बताया था कि लाल दानव का आकार बड़ा हो जाता है और तारों का ईंधन जब समाप्त होता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। तो ये आपको बताया। सूर्य जब लाल दानव का रूप, अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, लाल दानव का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। अब अगला पॉइंट लिखिए, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो अपने समीप चारों ग्रहों को नाश कर देगा या जला देगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम सब बताएंगे। तो एक बार इसको रिवाइज करें क्या? देखिए, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला था। विरल गैस का गोला केंद्रित हुआ तो पास पास आ गया। फिर उसके बाद वो क्या बना? निहारिका। निहारिका जब स्ट्रक्चर बनाए, 1 मिनट, स्ट्रक्चर भी में तुरंत समझ लेते हैं। मार्कर कहाँ गया? ये देखिए, ये था विरल गैस का गोला। ये विरल गैस का गोला था। इसका जो विरल गैस का गोला था, ये मतलब कि दूर दूर भारी था, बादलों की तरह अलग अलग दूर दूर था। तो इसमें इसका विरल गैस का गोला जब केंद्रित हुआ तो ये क्या बना? निहारिका। ये हो गया पास पास। विरल गैस का गोला में क्या हुआ? विरल गैस का गोला केंद्रित होकर निहारिका बना, यानी कि नेब्यूला। नेब्यूला थोड़ा सा राइटिंग खराब है यार, बोल रहा हूँ इसलिए नेब्यूला। अब नेब्यूला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हुआ। फिर ये तारे का रूप ले लिया, तारा। अब ये जो तारा बना, तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसमें संलयन होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ये हुआ। तारा लाल दानव का रूप लेगा। तारा जो होगा वो लाल दानव का रूप लेगा। लाल दानव का रूप लिया। लाल दानव का रूप कब लेगा? जब तारों में ईंधन की समाप्ति हो जाएगी, तब
जब तारों में ईंधन ईंधन समाप्त होने लगेगा तो लाल दानों का रूप ले लेगा। अब लाल दानव श्वेतवामन का रूप लेगा, श्वेतवामन। अभी और फिर श्वेतवामन जो होगा वो काला वामन का रूप लेगा, काला वामन। समझ में तो अब आ रहा होगा ना। काला वामन, तारों का अंतिम रूप काला वामन होता है। यहाँ तारा चमकना छोड़ देता है। श्वेत वामन में बहुत हल्का हल्का चमकता रहता है, लेकिन काला वामन में चमकना ही छोड़ देता है। फिर ये अभिनव तारा का रूप लेगा, अभिनव तारा। अभिनव तारा में जब विस्फोट होगा तो ये न्यूट्रॉन तारा का रूप लेगा। फिर न्यूट्रॉन तारा में जब विस्फोट होगा तो ये पल्सर का रूप लेगा। ये न्यूट्रॉन तारा का दो भाग है, पल्सर क्वेसर, पल्सर एंड क्वेसर। अब आपको दिखाते हैं। ये हुआ विरल गैस का गोला। इसमें हुआ विरल गैस का गोला जब केंद्रित होता है तो निहारिका बनता है। निहारिका में जब संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो ये नेब्यूला बन जाता है। और नेब्यूला जब मतलब कि सॉरी यार, थोड़ा सा दिमाग जो है पढ़ाते पहला क्लास है भाई, थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। नेब्यूला जो है, नेब्यूला में संलयन विधि द्वारा दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर ये दहन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर ये इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो जाता है। फिर ये तारों का रूप ले लेता है। फिर अब तारा की उत्पत्ति समझ में आ गई कैसे हुआ ना। फिर तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो लाल दानव का रूप ले लेता है। अब लाल दानव श्वेत वामन का रूप लेता है। श्वेत वामन जब चमकना एकदम से छोड़ देगा तारा तो वो काला वामन हो जाएगा। अब लाल दानव श्वेत वामन कब बनेगा, अभिनव तारा कब बनेगा, ये बात बताए थे, फिर से बताते हैं। जब सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होगा तो श्वेत वामन का रूप लेगा। और जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा होगा वो अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं। और श्वेत वामन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जीवाश्म तारा। हाँ यार, क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन मान लीजिए, जीवाश्म ईंधन लिखवा दिया हूँ, देख लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन बोलते हैं श्वेत वामन को, कहीं कहीं पूछ लेता है। हाँ, ये क्वेश्चन एक दमदार पूछता है कि तारा किस अवस्था में होता है। तो तारा ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था, गैस अवस्था में नहीं होता है। तारा प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा में संलयन काहे में होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एसएससी में। अब अभिनव तारा जो था, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा वाला तारा अभिनव तारा बनेगा। और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से जो छोटा होगा श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन जब एकदम से चमकना छोड़ देगा तो वो काला वामन बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। और यही जब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक होगा तो अभिनव तारा का रूप लेगा। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं। जिसमें विस्फोट होगा तो न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा के विस्फोट से पल्सर क्वेसर बनेगा। पल्सर चमकीला होता है, इसमें चमकता ज़्यादा है। क्वेसर में चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है। और न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल का रूप ले लेगा। ब्लैक होल कब बनेगा, ब्लैक होल कृष्ण वेबर, पहले भी बता चुका हूँ भाई, कृष्ण वेबर ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल जो बनेगा कैसे बनेगा, न्यूट्रॉन आकार में बड़ा होता है लेकिन इसका घनत्व ज़्यादा होता है। और जब न्यूट्रॉन सिकुड़ता है तो ब्लैक होल का रूप ले लेगा। न्यूट्रॉन सिकुड़ कर इतना ज़्यादा ना सिकुड़ जाएगा कि ये ब्लैक होल हो जाएगा। फिर इसमें ना प्रकाश इधर उधर जाएगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, चुंबकीय क्षमता इसकी ज़्यादा होगी। चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होने, ब्लैक होल का चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है जिसके कारण ये श्वेत वामन को अपनी ओर खींच लेता है। और फिर तारों का अंत, मतलब कि सूर्य का द्रव्यमान तो पता चला 1.5 गुना जो जाता था, कहाँ गया, हाँ, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना, या सीधा देखिए, सूर्य के द्रव्यमान से जो 3 गुना बड़ा होगा वही ज़्यादातर तारा ब्लैक होल का रूप लेगा। लेकिन इसमें चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है, जिसको पाता है खींच लेता है। तो ये पल्सर क्वेसर भी सब कुछ समझ में आ गया। अब आज इतना ही, अगला क्लास अगले दिन देखेंगे। तो फिर इतना हुआ समाप्त आपका ये, फिर आगे देखेंगे अब।